वेलकम टू ऑर्डिनरी यूनिक कोचिंग क्लासेस। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया था अपना चैप्टर नंबर 2। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 विच इज आइलर्स फंक्शन एंड रेसिड्यू सिस्टम्स मोड एम। तो थर्ड चैप्टर हम करेंगे जब भी हमारे पास टाइम होगा, मीन्स जब भी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब, क्योंकि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों चैप्टर से मिलकर बनती है आपकी यूनिट 1। और अगर हम एग्जाम पैटर्न देखें तो क्या होता है कि आपकी जैसे यूनिट 1 है तो उसमें से आपका एक सेक्शन आएगा जिसमें 2 क्वेश्चन होते हैं। तो अगर आपने यूनिट 1 में 3 चैप्टर्स और उनमें से 2 चैप्टर आपने अच्छे से कर लिए हैं, या तो आप फर्स्ट सेकंड करो या सेकंड थर्ड करो, क्लियर। और ऑब्वियसली देखा जाए तो फर्स्ट सेकंड करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर जो होता है किसी बुक का वो बेसिक होता है, उसके बिना आप बाकी के चैप्टर्स नहीं कर सकते, और करोगे भी तो आपको डाउट्स आने वाले हैं, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 1 और 2 इन दोनों में से आपका एग्जाम में क्वेश्चन पक्का कंप्लीट बन ही जाएगा अगर आप इन दोनों चैप्टर को अच्छे से कर लेते हैं तो। यूनिट 2 आज हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यूनिट 2 में हमारे पास 3 चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 4, 5, 6। इसमें से हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 4 एंड 5 करेंगे, 6 हम बाद में करेंगे। तो 4 और 5 में से आपका जो सेक्शन 2 है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। और रही बात शॉर्ट क्वेश्चंस की, जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की अलग से वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी जिसमें आपके सभी चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, तो आप वो कर लेंगे तो उससे आपका पूरा जो भी शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, क्लियर। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4। तो चैप्टर नंबर 4 में आपके पास फर्स्ट टॉपिक है आइलर्स फंक्शन। देखिए आइलर्स फंक्शन क्या होता है, सबसे पहले तो इसके नोटेशन देख लीजिए। आइलर्स फंक्शन को हम डिनोट करते हैं फाई ऑफ एन से, क्लियर। और ये जो अप्लाई होता है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, जैसे एन जो है आपका वो यहाँ पे फाई ऑफ एन जो है वो सभी पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए है। और इसमें ना आपके पास 2 केस बन जाते हैं, व्हेन n इज इक्वल्स टू 1 एंड व्हेन n इज ग्रेटर देन 1। अब जैसे कि हमने पढ़ा अभी कि पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए तो पॉजिटिव इंटीजर्स में 1 और ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 आपका इंक्लूड नहीं होगा। तो n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आपका आइलर फंक्शन की वैल्यू होती है 1, मतलब यहाँ पे 1 आप पुट कर देंगे। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए आइलर फंक्शन हो गया आपका 1, एंड फॉर n ग्रेटर देन 1 उसके लिए हम देखते हैं यहाँ पे आइलर फंक्शन क्या होगा। अब ध्यान से सुनना, आइलर फंक्शन यहाँ पे आपके ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स आएंगे जो कि n से लेस होंगे, ठीक है। फॉर n इज ग्रेटर देन 1 के लिए मैं बता रही हूँ, जो कि n से लेस होंगे और n के साथ को प्राइम होंगे। अब हम एक एग्जांपल से समझते हैं, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया फाई ऑफ n के प्लेस पे आप कुछ भी ले लो, जैसे आपने ले लिया 3, क्लियर। तो फाई ऑफ 3, अब आप यहाँ पे नंबर्स लिखो जो कि 3 से लेस है और 3 के साथ को प्राइम है, तो वो सिर्फ 2 नंबर्स होंगे, 1 एंड 2। 1 और 2 क्या है, 3 के साथ को प्राइम है। आप इनको डिवाइड करके देखो, जीसीडी आपका 1 आएगा, चाहे 1 3 को करो या 2 3 को करो, तो दैट मीन्स ये क्या हो गए, को प्राइम। जिन नंबर्स का जीसीडी 1 आता है वो को प्राइम होते हैं, तो ये नंबर्स आपके को प्राइम हो गए एंड 3 से लेस भी हैं दोनों, तो दैट मीन्स ये आइलर फंक्शन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं दोनों नंबर्स। तो यहाँ पे फाई ऑफ 3 आप लिखेंगे कैसे, इसको फाई ऑफ 3 1 2 नहीं होगा, ये तो आपके जैसे ये इसको आप इसके इक्वल नहीं लिखेंगे, ये तो आपने लिख लिए नंबर्स जो कि क्या है, को प्राइम टू 3 एंड लेस देन 3। अब फाई ऑफ 3 आइलर फंक्शन में आप जस्ट नंबर लिखेंगे, कितने आएंगे, 1 एंड 2, मतलब सिर्फ 2 नंबर्स आपके ऐसे आ रहे हैं जो कि 3 के साथ को प्राइम है और 3 से लेस है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे ओनली 2। हमें नंबर्स लिखने हैं उनके, ना कि वो वैल्यूज लिखनी है जो कि 3 के साथ को प्राइम या फिर 3 से लेस है, क्लियर। तो आप इसको इसके इक्वल नहीं लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, आइलर फंक्शन की वैल्यू हो गई आइलर फंक्शन ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 2, क्लियर। अब जैसे हम कोई बड़ा एग्जाम्पल ले लेते हैं, आप यहाँ पे ले लो n के प्लेस पे 30, तो फाई ऑफ 30। अब आपको ऐसे नंबर्स देखने हैं जो कि 30 से लेस हैं और 30 के साथ को प्राइम है, तो आप इजीली देख सकते हो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, जैसे 1 7 11 13 17 देन 18 19 20 21 23 एंड 20, देन फिर आपका हो जाएगा लास्ट में 29, क्लियर। तो ये ऐसे यहाँ पे आपके पास ये नंबर्स हैं जो कि को प्राइम टू 30 है एंड लेस देन 30 है, क्लियर। तो अब आप यहाँ पे फाई ऑफ, अगेन वही मिस्टेक हो गई, आप इसके इक्वल नहीं लिखेंगे, ठीक है, ये तो आप जस्ट अलग से नंबर लिख देंगे यहाँ पे, क्लियर। तो फाई ऑफ 30 काउंट करो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे आइलर फंक्शन आपका कितना आ गया, आइलर फंक्शन ऑफ 30 की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी डेफिनेशन एक बार हम देख लेते हैं। Euler function phi n for all positive integers n is defined by phi of n is equals to 1, and for n greater than 1 phi of n is equals to number of positive integers। नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स, जैसे ये तो पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, इनका नंबर हमें लेना है कि ये कितनी क्वांटिटी में है, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, अब वही 2 कंडीशन लगा दो यहाँ पे, लेस देन n, n से लेस होने ही चाहिए,
और सेकंड कंडीशन क्या है, को प्राइम टू एन, और एन के साथ को प्राइम भी होने चाहिए। ये आपकी डेफिनेशन आइलर्स फंक्शन की। क्लियर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, जैसे अगर एन आपका प्राइम होता है तो प्राइम नंबर को हम पी से डिनोट करते हैं, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 5p। अब ध्यान से सुनना, जब कभी भी p आपका यहाँ पे प्राइम होता है, मतलब n के प्लेस पे अगर आप प्राइम नंबर रखते हो, तो आइलर फंक्शन की वैल्यू हमेशा आएगी p-1। क्लियर। जैसे यहाँ पे आपका 2 भी प्राइम था और 3 भी प्राइम था। अच्छा, तो 2 का तो लिया ही नहीं ना हमने। जैसे यहाँ पे 3 आपका प्राइम नंबर है। क्लियर। तो यहाँ पे 5 तो अगर इसमें आप पुट करें तो 3-1 2 आई ना वैल्यू। ऐसे ही आप कोई भी प्राइम नंबर ले लो, जैसे हम 2 ले लेते हैं, 2 एक प्राइम नंबर है, तो 5 आपका क्या होगा, 1। क्लियर। तो 2-1 देखिए आपकी 1 ही वैल्यू आई। तो अगर p क्या है आपका यहाँ पे प्राइम, p जब भी आपका प्राइम होगा, मीन्स n जब भी आपका प्राइम होगा, तो आपकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, p-1। अब ये तो हो गया प्राइम के केस में, ये हो गया आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस हम देखते हैं कंपोजिट के केस में, जब भी आपका n क्या हो, कंपोजिट हो। क्लियर। तो n कंपोजिट होगा, तो यहाँ पे देखो 5 पहले मैं कंडीशन लिखूंगी, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। ये हो जाएगा लेस देन n-2। ये एक एडिशनल कंडीशन है, आई थिंक आपके बुक में नहीं गिवन है, पर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कंपोजिट नंबर के लिए। अब कैसे n-2, देखो कंपोजिट नंबर में क्या होता है, जैसे आपका 1 से स्टार्ट हुआ कोई भी नंबर n, ठीक है, 1 से n तक कोई भी आपका सीरीज नंबर जो भी है वो जा रहा है। क्लियर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, प्राइम तो होते हैं जो सिर्फ 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होते हैं। कंपोजिट नंबर के क्या होता है, और भी डिवाइजर्स होते हैं जिन्हें हम मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो 1 और n के बीच में एटलीस्ट एक तो आपका नंबर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो कि डिविजिबल होगा, है ना, कंपोजिट नंबर को डिवाइड करेगा। तो उसको आप ले लो, जैसे लेट से p ले लिया आपने, यहाँ पे p ले लो, q ले लो, कुछ भी ले लो। क्लियर। तो अब देखो, एक कंडीशन तो ये थी कि n से लेस होने चाहिए, तो 1 से n तक की अगर हम देखें तो n से लेस n-1 नंबर्स होंगे, क्योंकि n को तो हम काउंट करेंगे नहीं उसमें। क्लियर। n-1 में से अब आप क्या करो, एक नंबर इसको भी माइनस कर दो, तो क्या हो जाएगा ये आपका n-2। तो जो भी आपका यहाँ पे होगा आइलर्स फंक्शन, वो n-2 के इक्वल हो सकता है ज्यादा से ज्यादा, या फिर उससे लेस होगा। तो इसलिए हमने लिखा 5 इज लेस देन इक्वल टू n-2। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट इज मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। देखिए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन नाम से ही पता चल रहा है आपको, यहाँ पे कोई भी एफ ऑफ एक्स फंक्शन लेट कर लेना है। ठीक है, और ये फंक्शन जो है, अब जैसे हमने आइलर्स फंक्शन में ही पढ़ा था, हम किसके लिए पढ़ रहे हैं, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए। तो ये फंक्शन भी आपका पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पर ही डिफाइन होगा। इस फंक्शन को हम मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन कब कहेंगे, इफ दिस फंक्शन इज सेड टू बी अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन इफ एफ ऑफ ए बी, यहाँ पे एक्स के प्लेस पे आपने ए बी पुट कर दिया, और इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए बी कैन बी रिटन एज मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ऑफ ए, एफ ऑफ ए एंड एफ ऑफ बी। तो यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स हो जाएगा मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। और आपको एक चीज और कंडीशन यहाँ पे ध्यान रखनी है, ए और बी होंगे आपके को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स। को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब इनका जो जीसीडी होगा दोनों का, वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल, क्योंकि को प्राइम या फिर आप कह लो रिलेटिवली प्राइम, इनका जीसीडी 1 के इक्वल होता है। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। अब इसको समझने के लिए हम ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, सिंपल सा ही। जैसे आप यहाँ पे लेट कर लो कि एफ ऑफ एक्स आपका किसके इक्वल होगा, x³ के इक्वल। क्लियर। तो अब और एक कंडीशन और कि जीसीडी ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू 1, जो अभी हमने यहाँ पे देखा, जो भी ए बी आप लोगे उसका जीसीडी 1 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे x के प्लेस पे आप ए बी पुट करोगे, तो एफ ऑफ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे भी x के प्लेस पे ए बी पुट होगा, तो दैट मीन्स ए बी का होल क्यूब। अब आपको इसको लेके आना है एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई एफ ऑफ बी, तो एफ ऑफ ए अगर आप करो तो ए का क्यूब हो जाएगा यहाँ से, एंड एफ ऑफ बी आप करो तो क्या हो जाएगा, बी का क्यूब। दैट मीन्स आपको क्या करना है, ए क्यूब इंटू बी क्यूब लेके आना है। अब ए बी का होल क्यूब है, क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ए क्यूब इंटू बी क्यूब, है ना, और ए क्यूब क्या है आपका एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई बी क्यूब क्या है आपका एफ ऑफ बी। सिंपल सा, जस्ट एक समझाने के लिए एग्जाम्पल था। तो यहाँ पे आपका ये जो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। नेक्स्ट हमारे स्टार्ट होते हैं थ्योरम्स, जो कि आपके आइलर्स फंक्शन पर बेस्ड है। तो उन थ्योरम्स को स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरम नंबर 1 इज इफ p इज प्राइम एंड k बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, p आपके पास कोई भी प्राइम है और k पॉजिटिव इंटीजर है, देन यू हैव टू प्रूव दैट फाई ऑफ pk इज इक्वल्स टू दिस। ये 3 फॉर्म्स हैं, आपको इन तीनों फॉर्म में प्रूव करना है फाई ऑफ pk को, आइलर फंक्शन ऑफ pk। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक सेट की जरूरत होगी, जिसे हम ले लेते हैं S, और इसमें एलिमेंट्स होंगे 1 2 3 अप टू pk, क्योंकि हमें फाई ऑफ pk ही प्रूव करना है ना, प्रूव नहीं, फाई ऑफ pk की फॉर्म आपको लेके आनी है, आइलर फंक्शन pk का ही निकालना है। तो अब यहाँ पे सेट S में आपके p के एलिमेंट्स हैं
और देखो आइलर फंक्शन निकालने के लिए हमें ऐसे नंबर्स देखने होते हैं जो कि जैसे जिस भी नंबर का हम आइलर फंक्शन निकाल रहे हैं, अब यहाँ पे n क्या है आपका pk, तो pk से रिलेटिवली प्राइम हो हमें ऐसे जो नंबर्स हैं वो देखने पड़ेंगे इस सेट में। तो अगर हम p के मल्टीपल्स की बात करें जैसे p, 2p, 3p, 4p, इन मल्टीपल्स की बात करें तो ये तो p के साथ को प्राइम होंगे ही नहीं, क्लियर, क्योंकि इनका जीसीडी 1 नहीं आएगा अगर आप जीसीडी फाइंड करेंगे तो। सो दैट मीन्स इस सेट में से, इस टोटल सेट में आपके पास p के एलिमेंट्स हैं और ऐसे नंबर जो कि p से डिविजिबल होंगे उन नंबर्स को हम कर लेंगे सेपरेट, क्योंकि वो नंबर्स जो हैं वो p के साथ रिलेटिवली प्राइम या फिर को प्राइम नहीं होंगे। तो वो कितने नंबर्स होंगे आपके, जैसे यहाँ पे हो गया आपका 1p, 2p, 3p, 4p, अप टू ऐसे करते करते कहाँ तक p, क्योंकि p भी क्या होगा, p के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं होगा, तो लास्ट में आएगा आपका p। अब हमें यहाँ पे नंबर काउंट करने कि कितने नंबर्स जो हैं वो p के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, तो यहाँ से 1, 2, 3, अब दैट मीन्स हमें इसकी फॉर्म भी थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी नंबर्स काउंट करने के लिए। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, p−1 इंटू p, ऐसे लिख सकते हो। तो इससे हमें क्या हुआ, इस फॉर्म में लिखने से फायदा ये हुआ कि हमें नंबर्स पता चल गए कि कितने नंबर्स p के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते p−1 नंबर्स आपके ऐसे हैं जो कि p के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि p−1 नंबर्स आर नॉट को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम, कुछ भी लिख लो, आर नॉट को प्राइम टू p। तो इतने नंबर्स आपके को प्राइम नहीं है, पर आइलर फंक्शन निकालते हुए हमें तो क्या चाहिए होता है कि कितने नंबर्स आपके को प्राइम है, जिस भी नंबर का आप आइलर फंक्शन निकाल रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर हम निकाल रहे हैं फाई ऑफ पी के, यहाँ पे एन क्या है आपका पी के है, सो दैट मीन्स हमें ऐसे नंबर्स चाहिए जो कि पी के साथ रिलेटिवली प्राइम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इन जो भी आपने सेट लिया है एस, और जो कि वो पॉजिटिव इंटीजर कैसे होने चाहिए, विच आर को प्राइम या फिर रिलेटिवली प्राइम, दोनों में से कुछ भी लिख लो आप, दोनों का सेम मीनिंग है। रिलेटिवली प्राइम किसके रिलेटिवली प्राइम, टू p। तो अब देखो ध्यान से सुनना, फाइव ऑफ p के टोटल एलिमेंट्स थे आपके सेट एस में p के, जिसमें से p−1 pk के साथ को प्राइम नहीं है, हमें वो नंबर्स चाहिए जो कि pk के साथ को प्राइम है। तो टोटल में से आप जो को प्राइम नहीं है उन नंबर्स को माइनस कर दो, तो क्या आपके पास वो नंबर्स नहीं आ जाएंगे जो pk के साथ को प्राइम है, ठीक है ना। तो p−1 ये फॉर्म तो हो गई आपकी प्रूफ। अब आपको गिवन ही है थ्योरम में, वही प्रूव करना है। अब क्या करो, इन दोनों में से ही आप p−1 ले लो कॉमन, तो p−1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे एक p बचेगा, क्योंकि इसमें से k−1 तो कॉमन ले लिया, माइनस में यहाँ पे बचेगा आपके पास 1, ठीक है। ये फॉर्म भी आपकी प्रूव हो गई। अब आप क्या करो, यहाँ पे p−1, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ p/k/p, और ये p−1 आपका एज इट इज रहेगा। अब p/k तो आप बाहर ही रखो, और जो ये 1/p बचा है यहाँ पे, इसको आप ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/p इंटू p इज 1 माइनस 1/p इंटू 1 इज 1/p, वही आपकी ये फॉर्म प्रूव। तो ये था आपका थ्योरम, और इससे मतलब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे आपको कोई भी नंबर दे दिए यहाँ पे पावर की फॉर्म में, जैसे यहाँ पे p/k, तो p यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए कि आपकी कोई भी पॉजिटिव एक्सपोनेंट पावर हो सकती है, क्लियर। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपने ले लिया यहाँ पे 5 ऑफ 3/2, तो 3 प्राइम है, 2 आपके पास कोई भी पॉजिटिव पावर है, ठीक है। तो इसका जब आप आइलर फंक्शन निकालोगे तो आप डायरेक्टली इस फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला ही है एक तरीके से थ्योरम नंबर 1, तो इसका आप यूज करके निकाल सकते हो। कैसे, जैसे यहाँ पे है आपका p/k माइनस p/k-1, तो p/k मतलब 3/2, क्योंकि यहाँ पे p है आपका 3 और ये 2 है आपका k, तो 3/2 माइनस p/k-1, तो 3/2 विच इज 1, तो 3/2 इज 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 6, तो आगे ना आपका आइलर फंक्शन की वैल्यू। तो इस फॉर्मूले का यूज करके आप किसी भी प्राइम नंबर का, और एक्सपोनेंट होना चाहिए उस पर, उनकी पावर आप इजीली निकाल सकते हैं, पावर नहीं सॉरी उनका सोल्यूशन, जो भी रिजल्ट आएगा आइलर फंक्शन को वो आप निकाल सकते हैं, क्लियर। तो अब यहाँ पे 6 आपके नंबर्स होंगे जो कि को प्राइम होंगे, और कौन कौन से होते हैं अगर हम देखना भी चाहें तो 3/2 मतलब 9 से को प्राइम हमें देखना है, तो वो कौन कौन से नंबर्स होते हैं आपके, 1 हो गया, 2, 4, 5, 7, 8, है ना। तो ये नंबर्स होते हैं। बचे हुए आपके 3, 6, 9, ये 3 नंबर्स आपके बचते हैं, ठीक है, और ये 3/2 के साथ को प्राइम नहीं है। तो आप एज अ फॉर्मूला थ्योरम नंबर 1 को यूज करके
जो आयलर फंक्शन का रिजल्ट है, वैल्यू है, वो आप निकाल सकते हैं। क्लियर। तो ये जो नेक्स्ट आपको एक रिमार्क दिया हुआ है जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि अगर कोई भी आपका प्राइम नंबर होगा, ठीक है, p आपका कोई भी प्राइम नंबर है और उसका आपको आयलर फंक्शन निकालना है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, p-1। क्लियर। ये मैंने आपको बता ही दिया है जब हमने आयलर फंक्शन पढ़ा था उसी टाइम पे। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम नंबर 2। अब देखो जो थ्योरम नंबर 2 है आपका, वो मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ सॉल्व करके दिखाना है, सोल्यूशन टाइप है। ये थ्योरम है आपका अंडरस्टैंडिंग का, समझना है, जस्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि मतलब ये थ्योरेटिकल है एक तरीके से। तो इस थ्योरम को हम एक एग्जांपल लेके समझेंगे जिससे मतलब जो भी स्टेप्स है आपके वो क्लियर होते रहे। क्लियर। क्योंकि ये सॉल्व करने वाला नहीं है, थ्योरेटिकल है, तो आपको ये समझ में अच्छे से आना चाहिए, तो इसलिए हम एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे समझेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। आयलर फंक्शन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। आपको इतना प्रूव करना है कि आयलर फंक्शन जो है वो मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है। मीन्स या इस फॉर्म में आ सकता है आपका कि m और n आपके रिलेटिवली प्राइम है, दैट मीन्स इनका जीसीडी 1 है। देन फाई ऑफ mn कैन बी रिटन एज फाई ऑफ m मल्टीप्लाई फाई ऑफ n। ठीक है। तो ये वही हो गया ना कि आयलर फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। जो भी आपके mn होंगे उनको आप क्या लिख सकते हो, सेपरेट करके फाई ऑफ m मल्टीप्लाई फाई ऑफ n, ये आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले देखिए इसके दो केस बनेंगे। पहला केस होगा आपका केस नंबर 1। पहला केस होगा आपका जब m और n दोनों की ही वैल्यू आपकी 1 के इक्वल हो, फॉर m इज इक्वल्स टू 1 एंड n इज इक्वल्स टू 1। मतलब या तो n या फिर n, आपके दोनों में से किसी की भी वैल्यू अगर 1 के इक्वल होती है, एंड भी नहीं बल्कि यहाँ पे और है ना, दोनों में से अगर किसी की भी वैल्यू 1 के इक्वल होती है तो ये रिजल्ट आपका ट्रू होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जब हमने आयलर फंक्शन का टॉपिक किया था कि आपका फाई ऑफ 1 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो दैट मीन्स m इज इक्वल्स टू 1 या फिर n इज इक्वल्स टू 1, ये केस तो आपका यहीं पे प्रूव हो गया क्योंकि फाई ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 1। और आप इसको लिख सकते हैं 1 इंटू 1 1 ही होगा ना, मतलब 1 इंटू 1 आप लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सेकेंड केस जो आता है आपका केस 2, वो आता है क्या, अब जैसे कि हमने पढ़ा कि पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं तो 1 से आप क्या लेंगे, ग्रेटर ही लेंगे, नेगेटिव में हम जा नहीं सकते। अब यहाँ पे फॉर m इज ग्रेटर देन 1 एंड n इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। m और n जब आपका ग्रेटर देन 1 होगा तो उस टाइम पे हमें ये प्रूव करना है कि आयलर फंक्शन एक मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो इसको हम बहुत इजीली प्रूव करेंगे कि एग्जांपल से प्रूव करेंगे। तो अब जैसे हमें फाई ऑफ mn प्रूव करना है तो हम ये देख लेते हैं फाई ऑफ mn होता क्या है, इसका मीनिंग क्या है। फाई ऑफ mn मतलब आयलर फंक्शन ऑफ mn, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स विच आर लेस देन mn, है ना। ऐसे अब वही तो पढ़ा था हमने आयलर फंक्शन कि ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि mn से लेस हो और mn के साथ कोप्राइम हो। तो जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन mn से लेस हो एंड कोप्राइम टू mn के साथ कोप्राइम हो। अब देखो mn से लेस हो गए, ठीक है, कोप्राइम टू mn का मतलब क्या है यहाँ पे, दैट इज मीन्स इसका मतलब क्या है कि m और n दोनों के साथ कोप्राइम होने चाहिए, कोप्राइम टू या फिर रिलेटिवली प्राइम टू m एज वेल एज n, ये है आपका कोप्राइम टू mn होने का मतलब, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। तो आपको फाई ऑफ mn में इस तरीके के पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं। तो अब हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसके यूज से हम इस पूरे थ्योरम को प्रूव करेंगे। तो जैसे यहाँ पे mn की बात है तो m ले लो आप यहाँ पे 4 एंड n को ले लो यहाँ पे आप 5, क्योंकि 4 और 5 दोनों का ही जीसीडी 1 होता है ना, जीसीडी ऑफ 4 एंड 5 इज इक्वल्स टू 1। तो ऐसे ही हमें m और n लेने हैं जिनका जीसीडी क्या हो 1, दैट मीन्स ये दोनों आपस में कोप्राइम हो। तो अब देखो हमें m इंटू n के लिए, इनके मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ मतलब ये थ्योरम प्रूव करना है। तो अगर हम m इंटू n करें, 4 5 करें तो वो कितना हो जाएगा 20। अब जो मैं ये लिख रही हूँ यहाँ पे तो वो आप ध्यान से देखेंगे 20 है, तो आप कैसे स्टार्ट कर दो, जैसे यहाँ पे 1 17 18 19 20 इस फॉर्म में ये आपको लिखने हैं जो भी। अब जैसे मल्टीप्लीकेशन पूरा आ गया ना, यहाँ पे mn चाहिए आपको तो 20 1 से स्टार्ट होता है 20 तक। क्लियर। अब मैंने ये फॉर्म क्यों लिखी है, इसी के यूज से हम लिखेंगे आपके यहाँ पे जनरल फॉर्म। उससे पहले हम कुछ कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं कि है क्या। अब देखो इसमें एक ये इस फॉर्म में लिखने का आपको एक फायदा क्या है, पहले हम देखेंगे m के लिए। तो यहाँ पे अगर आप 2 देखो, ठीक है, 2 का अगर आप जीसीडी देखते हो आपके m के साथ, m क्या है आपका 4, 2 का जीसीडी आप 4 के साथ देखते हो तो 1 नहीं आएगा। क्लियर, ठीक है, 2 का जीसीडी 4 के साथ 1 नहीं आएगा। ऐसे आप 4 का जीसीडी देखो 4 के साथ 1 नहीं आएगा। क्लियर ना। तो अब इसमें इंटरेस्टिंग चीज क्या है यहाँ पे
ये जो पूरा कॉलम है ना, अब 2 का जीसीडी आपका नहीं, m के साथ 1 नहीं आ रहा है, मतलब 2 और 4 का जीसीडी 1 नहीं आ रहा है, 4 और 4 का जीसीडी 1 नहीं आ रहा है, तो ये दोनों कॉलम्स के आप कोई भी एलिमेंट ले लो, कोई भी नंबर ले लो, जब उसका जीसीडी आप 4 के साथ निकालोगे तो 1 नहीं आएगा। क्लियर? ये चीज आपको थ्योरेटिकल समझ में नहीं आती, इसलिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। अब आप यहाँ पे किसी का भी, इन जितने भी नंबर्स है इस कॉलम में और इस कॉलम में, इनका जीसीडी आप 4 के साथ निकालो, 1 नहीं आएगा आपका। क्लियर ना? तो ये दो कॉलम्स तो हमारे पहले ही कट हो गए, क्योंकि हमें तो ऐसे नंबर्स चाहिए ना जो कि क्या हो, को प्राइम हो। क्लियर? अभी हम m के लिए देख रहे हैं तो m के साथ को प्राइम होने चाहिए, हमें वो नंबर्स चाहिए। अब यहाँ पे 1 का जीसीडी आप देखो 4 के साथ 1 आएगा, 3 का जीसीडी 4 के साथ देखो 1। अब इस पूरे कॉलम में देखो जीसीडी 4 के साथ 1 ही आएगा, एंड इस पूरे कॉलम में भी जीसीडी 4 के साथ 1 आएगा। क्लियर ना? 4 और 1 का जीसीडी कितना होता है 1, 4 3 का जीसीडी कितना होता है 1। तो ये चीज आपको समझनी है। तो ये दो कॉलम्स अभी हम लेके चलेंगे। अब ये दो कॉलम्स तो हम m के लिए ले रहे हैं, अभी हम m के लिए प्रूव करेंगे, देन फिर हम देखेंगे कि इनमें से ऐसे कौन से मतलब नंबर्स हैं जो कि n के साथ भी रिलेटिवली प्राइम होंगे। तो अभी हम सिर्फ m के लिए कर रहे हैं, देन हम n के लिए करेंगे। ठीक है? तो यहाँ से अब हम जनरली कुछ यहाँ पे लिखेंगे, अरेंजमेंट लिखेंगे। क्लियर? जो कि आपकी 1 से लेके कहाँ तक होती है, 1 से आपके कहाँ तक जाएंगे, mn तक। ये 20 क्या है आपका, m इंटू एन ही तो है ना, m इंटू एन। तो अब यहाँ पे हम एक अरेंजमेंट लिखते हैं जो कि आपको इससे बिल्कुल क्लियर होगी। अगर मैं डायरेक्ट लिखती तो क्लियर नहीं होती। अब जैसे 1 2 से स्टार्ट है आपके, लिख लो आप यहाँ पे 1 2 3, ऐसे करते करते आपका एक नंबर आएगा r, देन आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा m। ये m ही है ना आपका, 4 क्या है यहाँ पे, 4 इज इक्वल टू m, m की तो वैल्यू है 4। अब मुझे क्या करना है कि m की ही फॉर्म में मुझे नेक्स्ट रो भी अपनी लिखनी है। तो अब यहाँ पे 5 है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 4 + 1, 5 को 4 + 1 लिख सकते हैं। जैसे 5 है, इसको आप लिख सकते हो 4 + 1। अब 4 क्या है आपका m, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ m + 1, देन m + 2, ऐसे करते करते आपका आएगा m + r, देन आएगा m + m। तो m + m कितना हो जाएगा 2m। अब इसी तरीके से नेक्स्ट रो को भी मुझे क्या लिखना है, 2m की फॉर्म में लिखना है, तो हम ऐसे लिख लेंगे 2m + 1, 2m + 2, 2m + r, फिर नेक्स्ट में आ जाएगा 3m। क्लियर ना? तो ऐसे आपका चलता रहेगा। अब लास्ट हम रो लिखने जा रहे हैं, तो लास्ट में क्या आएगा आपका n - 1 m + 1। इससे पहले वाली जो टर्म होगी आपकी वो क्या होगी, n - 1 इंटू m, क्योंकि ऐसे ही हो रहा है ना आपका 1m 2m 3m 4m। तो लास्ट टर्म अगर आपकी nm होगी तो उससे पहले वाली n - 1m है ना, एक जो भी आपका यहाँ पे ये कोफिशिएंट है ये 1 कम हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमें क्या लिखना होता है, नेक्स्ट रो इसी फॉर्म में लिखनी होती है। तो n - 1 m + 1, देन n - 1 m + 2, फिर वही क्या आएगा आपका n - 1 m + r, अप टू कहाँ तक जाएगा n - 1 m + m। तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे mn हो जाएगा, है ना। तो ये जनरल फॉर्म जो आपको लिखनी थी वो हमने लिख ली इस एग्जाम्पल का यूज करके, जो कि आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहाँ तक हमने इसको कर लिया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये कॉलम कंसीडर करके चलेंगे यहाँ पे। क्लियर? जैसे कि हमने पीछे ही पढ़ा था कि अगर आपका कॉलम में एक एलिमेंट का मतलब एक नंबर का जीसीडी अगर 1 आ रहा है, सो दैट मीन्स आपके कॉलम के जितने भी आपके नंबर्स होंगे उनका जीसीडी 1 आएगा। तो इस चीज़ को हम ना प्रूव करते हैं। ठीक है? प्रूफ से आपको और क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप r ले लो, r का जीसीडी m के साथ, अभी हम m के लिए प्रूव करें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया n के लिए हम बाद में करेंगे, तो अभी हम सिर्फ m के लिए देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपके दो कॉलम्स तो कट हो गए थे और ये दो कॉलम्स अभी हम लेके चल रहे हैं, क्योंकि इनका जीसीडी m के साथ आपका 1 है और m क्या है आपका 4। ठीक है? 4 के साथ इन दोनों कॉलम्स के किसी भी नंबर का आप जीसीडी ले लो वो 1 आएगा। तो यहाँ पे r और m का जीसीडी क्या आएगा आपका 1, इस कॉलम को हम लेके चल रहे हैं। ठीक है? तो r और m का जीसीडी, इसको आप मान लो जैसे यहाँ पे d1 प्रूव करने के लिए। ठीक है? इसको आप लोग प्रूव करने के लिए ले लिया d1, और जैसे इसी में से आप कोई और फॉर्म ले लो जिसका जीसीडी हम अलग लेके चलेंगे और फिर उन दोनों जीसीडी को हम इक्वल लेके आएंगे। क्लियर? तो अब जैसे यहाँ पे ये n - 1 m + r और 2m + r m + r, ये किस फॉर्म के हैं, r तो आपने ले लिया यहाँ पे, ये किस फॉर्म के हैं, ये समथिंग इस फॉर्म के नहीं है, pm + r, इसी फॉर्म के, आप p की जगह आप q i j कुछ भी ले लो। ठीक है? तो ये इस फॉर्म के हैं। तो और हम यहाँ पे ले लेते हैं कि किसका pm + r, मतलब इस फॉर्म का जीसीडी m के साथ क्या होगा d2। आपने अलग अलग जीसीडी ले लिए दोनों के, अब इनको हमें इक्वल लेके आना है दोनों जीसीडी को। तो अब देखो जैसे कि हमने पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में, हमने फुल यही यूज करा है। इफ जीसीडी ऑफ rm इज इक्वल्स टू d1, देन d1 डिवाइड्स r, मतलब दो नंबर्स का जीसीडी अगर है कोई भी तो वो जीसीडी उन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा।
तो D1 डिवाइड्स R एंड D1 डिवाइड्स M। D1 R और M दोनों को डिवाइड करेगा, सो दैट मीन्स D1 R और M दोनों को डिवाइड कर रहा है तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। सो D1 डिवाइड्स, अब इनका लीनियर कॉम्बिनेशन हम ऐसा लेंगे जो हमारे यूज में हो, जैसे हम यहाँ पे ले लेंगे PM प्लस R। क्लियर ना? अब देखो D1 यहाँ से आपका M को भी डिवाइड कर रहा है और D1 PM प्लस R इसको भी डिवाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों नंबर्स जिसका GCD D2 है उन दोनों नंबर्स को D1 डिवाइड कर रहा है, M को भी और PM प्लस R को भी। तो दैट मीन्स यहाँ पे D1 किसको डिवाइड करेगा? D2 को भी डिवाइड करेगा, क्योंकि D2 क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहाँ पे लिख देंगे बिकॉज D2 इज GCD D2 आपका क्या है? ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। सो दैट मीन्स D1 जो है वो इन दोनों नंबर्स को कर रहा है, तो इनका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है मीन्स GCD है उसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ से आ गया आपका D1 डिवाइड्स D2। ये हो गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। अब हम नेक्स्ट लेते हैं, हम मतलब अब जैसे D1 तो D2 को डिवाइड कर रहा है, अब हम अगर ये प्रूव करवा दें कि D2 D1 को डिवाइड कर रहा है तभी D1 D2 इक्वल होंगे। तो अब आप क्या ले लो यहाँ पे, इसके लिए ले लो, अभी हमने इसके लिए प्रूव करा, अब हम ये प्रूव करेंगे। अब जैसे हमें गिवन है, हमने लेट करा है कि PM प्लस R और M इसका GCD D2 है, सो दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज D2 किसको डिवाइड करेगा? PM प्लस R को, एज वेल एज D2 डिवाइड करेगा M को। तो D2 इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करेगा, सो दैट मीन्स D2 इनके कॉम्बिनेशन को भी डिवाइड करेगा। कॉम्बिनेशन हमें ऐसा बनाना है, अब R और M को तो ठीक है वो कर ही रहा है, हमें क्या लेके आना है? R लेके आना है PM प्लस R से। तो लीनियर कॉम्बिनेशन हम कैसा बनाएंगे कि D2 डिवाइड्स PM प्लस R, इसका आपको R बनाना है तो आप माइनस में ना क्या कर दो? PM कर दो। समझ में आया? मतलब जो आपको यूज है वही करो आप। तो D2 डिवाइड्स PM प्लस R माइनस PM से PM कैंसिल, तो दिस इंप्लाइज D2 डिवाइड्स R। अब D2 M और R दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और M और R क्या है आपके? देखो M और R दोनों को डिवाइड कर रहा है, सो दैट मीन्स इन दोनों का GCD क्या है? D1, तो D2 इसके GCD को भी डिवाइड करेगा, D2 डिवाइड्स D1 ऑल्सो। अब ये दोनों देखो आप यहाँ पे D1 D2 को भी डिवाइड कर रहा है और D2 D1 को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इंप्लाइज D1 इज इक्वल टू D2। यही होगा ना इसका मतलब, जब दोनों एक दूसरे को डिवाइड कर रहे हैं तो D1 और D2 क्या हो गया आपका? इक्वल हो गया। और हम क्या लेके चले थे? इसी कॉलम के एलिमेंट थे आपके और हम अलग अलग GCD लेके चले थे, वो दोनों GCD इक्वल आ गए। तो ये चीज आपकी प्रूव भी हो गई जो हमने थ्योरेटिकल बोली थी, और आप इस एग्जाम्पल से भी देख ही सकते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, GCD निकालना तो आता ही है आपको, चेक कर लो। ओके, तो अब हमने यहाँ पे देख लिया कि इन दोनों का GCD किसके इक्वल होता है? आपका 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ से M के लिए ऑलमोस्ट आपका प्रूव हो ही गया है। तो अगर कॉलम में किसी भी एक एलिमेंट का GCD 1 है तो कॉलम के सभी एलिमेंट्स का GCD 1 होगा। सो दिस इंप्लाइज इफ GCD ऑफ RM इज इक्वल्स टू 1, इफ एंड ओनली इफ, कब? व्हेन GCD ऑफ PM प्लस R, जो भी हमने ये फॉर्म लिया है यहाँ पे, इसका M के साथ GCD 1 होगा। ये कंडीशन आ गई आपकी, हमने प्रूव कर दी यहाँ पे, ठीक है ना। ये कंडीशन क्या हो गई आपकी? यहाँ पे प्रूव हो गई। सो दैट मीन्स आपने जितने भी यहाँ पे कॉलम्स लिए थे, मान लो आपने M कॉलम्स लिए हैं, तो उनमें से आपके 5M कॉलम्स ऐसे हैं जो कि M के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। आई ये बात आपको समझ में? ठीक है, M कॉलम्स में से आपके 5M कॉलम्स ऐसे हैं जो कि M के साथ रिलेटिवली प्राइम होंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें देखो, अब जैसे R और M का GCD 1 के इक्वल है आपका, ठीक है, जब हमने निकाला R और M का GCD 1 के इक्वल आया तो वो R की वैल्यूज के लिए है ना, तो वो 5M वैल्यूज हो गई आपकी। तो वही चीज मैं बोल रही थी कि M कॉलम्स में से आपके 5M ऐसे होंगे जो कि जिसका हर एक इंटीजर जो होगा M के साथ को प्राइम होगा। ठीक है, वो चीज हमने यहाँ पे ये प्रूव कर दी है। तो ये तो प्रूव हो गया हमारा M के लिए। ये दो कॉलम्स हमारे M के लिए ट्रू निकले, मतलब इनका GCD जो है M के साथ वो 1 है। अब हम देखेंगे N के लिए। अब देखो हम क्या करेंगे, जो आपका कॉलम था जिसमें हमने GCD के लिए प्रूव किया था, GCD इक्वल प्रूव किया था, उसको हम यहाँ पे उसके एंट्रीज लिखते हैं। तो जैसे क्या था आपका R, देन M प्लस R, टू M प्लस R, इसी तरीके से आपका लास्ट एलिमेंट था यहाँ पे N-1 M प्लस R, ये आपका लास्ट एलिमेंट था। तो अगर आप ध्यान से देखो ये बन गया आपकी एक AP, है ना। इसमें कॉमन डिफरेंस आप देख सकते हो, कॉमन डिफरेंस क्या है आपका R M प्लस R, सॉरी कॉमन डिफरेंस है M, है ना। R देन M प्लस R, फिर 2M प्लस R, M इंक्रीज हो रहा है आपका, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया आपका M, और इसमें टोटल N टर्म्स हो गई। क्लियर, तो ये आपकी एक AP है। अब हमें प्रूव क्या करना है, यहाँ पे हमने ये तो प्रूव कर दिया कि जो भी आपके कॉलम्स थे उनमें से 5M कॉलम्स जो होंगे वो M के साथ क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम होंगे। अब हमें प्रूव करना है N के लिए। ये दो कॉलम्स तो कट ही गए थे, अब हमें सिर्फ इन दो कॉलम्स में से देखना है, क्योंकि हम यहाँ पे निकाल रहे हैं
फाइव ऑफ एम एन, है ना। तो वो एम और एन दोनों के साथ को प्राइम होने चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में इसकी जो डेफिनेशन लिखवाई थी उसमें क्या था कि एम एन से तो लेस और एम और एन दोनों के साथ को प्राइम। तो ये तो दोनों कॉलम्स हो गए एम के साथ को प्राइम। अब हमें इनमें से भी छांटना है कि कौन से ऐसे कॉलम्स, मतलब कौन से कॉलम्स या कितने नंबर्स होंगे जो कि एन के साथ को प्राइम होंगे। तो उसके लिए देखो, अब इन दोनों कॉलम्स में से ही ये दोनों कॉलम्स ही क्या होंगे, एक दूसरे के साथ इनकॉन्ग्रुएंट होंगे अगर हम देखें तो। और इसको हम प्रूव भी करेंगे कि जैसे यहाँ पे कोई भी आप फॉर्म ले सकते हो, ठीक है, वो क्या होंगे, मॉडुलो एन के साथ इनकॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, इसको अब हम प्रूव करते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ हमने क्यों करा है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस तो हो गया इसका एम। अब जैसे अगर हम फॉर्म लेके चले इनकी, तो फॉर्म आप किस टाइप से ले सकते हो, जैसे ए एम प्लस आर बी एम प्लस आर, इस फॉर्म में हमने लिखा है ना, जैसे ये आप देखो ए पी, तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो आप ले लो ए एम प्लस आर इज, और एक ले लो बी एम प्लस आर, और ये मॉडुलो एन के साथ हमें इनकी कॉन्ग्रुएंसी देखनी है। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी या फिर इनकॉन्ग्रुएंसी हमें मॉडुलो एन के साथ देखनी है। तो देखो ए एम प्लस आर और बी एम प्लस आर ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, मतलब ये आपस में कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे मॉडुलो एन के साथ। क्लियर। और यहाँ पे आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि जो ए और बी है आपका, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, और स्ट्रिक्टली लेस देन किसके होगा, एन के। ठीक है, ये दो कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है कि ए और बी आपके एन से तो सारे छोटे ही है ना, जैसे देखो आप यहाँ पे एन माइनस वन, एन से तो छोटे हैं और 0 के इक्वल या फिर उससे बड़े हैं। ठीक है, तो ये लेस देन, जो ये दोनों जो हैं ये आपके कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। ए एम प्लस आर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी एम प्लस आर। अब हम इसको प्रूव करेंगे कंट्राडिक्शन मेथड से। तो कंट्राडिक्शन मेथड हम यहाँ पे लगा रहे हैं, तो कंट्राडिक्शन मेथड में क्या लेके चलते हैं, हम लेट करके चलेंगे कि ए एम प्लस आर आपका बी एम प्लस आर मॉडुलो एन के साथ क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये हम लेके चलेंगे यहाँ पे। तो जैसे कि हमने पढ़ी है सारी चैप्टर नंबर 1 और 2 में, सारी हमने जो भी इसमें प्रॉपर्टीज यूज होती है सब पढ़ रखा है। तो कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे ए एम प्लस आर माइनस बी एम। अब माइनस बी एम तो ये भी माइनस आर हो जाएगा, माइनस बी एम प्लस आर, इस तरीके से क्या हो जाएगा, इस कॉन्ग्रुएंट 0 मोड एन, ऐसे लिख सकते हैं ना इसको, है ना। और ये हमने जस्ट क्यों लिखा है, यहाँ पे आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो आपका क्या बन गया यहाँ पे, ए एम इज कॉन्ग्रुएंट बी एम। ये सारी चीज़ हम पढ़ चुके हैं, आप चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग में देखना, इंट्रो में ही हमने सीखी थी अलग अलग फॉर्म्स हम कैसे लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंसी की। तो ए एम इज कॉन्ग्रुएंट बी एम मोड एन। ठीक है, अब देखो ए एम इज कॉन्ग्रुएंट बी एम मोड एन, और हमें पता है कि एम और एन इन दोनों का ही जीसीडी क्या है, 1। अब इन दोनों का जीसीडी 1 है, सो दैट मीन्स यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, m और n, ये हमने बहुत यूज करा है, जो अब हम यूज करने वाले हैं, m और n दोनों का जीसीडी 1 है, तो आप यहाँ से m को कैंसिल कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कैंसिलिंग m को आप कैंसिल कर रहे हो बिकॉज m और n का जीसीडी 1 के इक्वल है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a इज कॉन्ग्रुएंट b मोड n। a इज कॉन्ग्रुएंट b मोड n का मतलब n डिवाइड्स a माइनस b, यही है ना इसका मतलब कि a इज कॉन्ग्रुएंट b मोड n। तो n क्या करेगा, a माइनस b, इनके डिफरेंस को डिवाइड करेगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, आपका a और b दोनों स्ट्रिक्टली लेस देन n है, मतलब n से छोटे हैं। अब इन दोनों को आप और माइनस कर रहे हो, तो वो n से कैसे डिवाइड हो सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपका डिवाइडेंड जो है वो छोटा हो जाए और डिवाइजर बड़ा हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता। सो दैट मीन्स दिस इज नॉट पॉसिबल। तो ये क्या आ गया, आपका कंट्राडिक्शन आ गई। तो जो आप लेट करके चले थे यहाँ पे कि ए एम प्लस आर इज कॉन्ग्रुएंट बी एम प्लस आर मॉडुलो एन, ये आपका गलत है क्योंकि इन दो कंडीशंस की वजह से। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपका प्रूव हो गया कि ए एम प्लस आर इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू बी एम प्लस आर मोड एन। अब देखो यहाँ पे ये जो कॉलम के जो भी आपके नंबर्स हैं ये आपस में मॉडुलो एन के साथ तो कॉन्ग्रुएंट नहीं है। क्लियर। तो अब यहाँ पे ऐसे कौन से नंबर्स होंगे जो कि मॉडुलो एन के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो होंगे आपके, देखो यहाँ पे 0 1 2 अप टू कहाँ तक होते हैं, n माइनस 1 तक। मतलब कौन कौन से नंबर्स हो गए, 0 1 2 3 4, क्योंकि 5 तो हम ले नहीं सकते, हमें 5 से लेस लेने हैं। तो ये नंबर्स होंगे आपके जो कि क्या होंगे, n के साथ कॉन्ग्रुएंट होंगे। आप कोई भी लेके देख लो, जैसे यहाँ पे इस कॉलम में अगर हम लें तो इसमें से जैसे 7 2 के साथ कॉन्ग्रुएंट हो गया है ना। आप इनका डिवीजन करके देखना, आपके पास रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो, कैसे लिख सकते हैं हम, 7 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो क्या आता है आपका, यहाँ पे n के लिए देख रहे हैं तो 5, ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई होगी। मतलब इनके साथ जो भी आपके नंबर्स हैं लेस देन 5 वाले, मतलब लेस देन n वाले, इनके साथ n क्या होगा, आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। तो जैसा कि हमें पता है a b मोड n इसके कॉन्ग्रुएंट होता है, a इज कॉन्ग्रुएंट टू
बी मोड एन, देन यहाँ पे क्या होता है ए और एन, इनकी जीसीडी किसके इक्वल होगी 1 की, है ना। और ये कब होगा, जब बी और एन का जीसीडी 1 के इक्वल है। इफ एंड ओनली इफ जीसीडी ऑफ बी एन इज इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। आप कोई भी एलिमेंट ले लो, जैसे एक आपने यहाँ से ले लिया, ठीक है, और एक आपने यहाँ से ले लिया, यहाँ से आपने ले लिया ए और यहाँ से आपने ले लिया बी, तो ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट तो है ही, हमने प्रूव भी कर दिया यहाँ पे, ठीक है। जैसे यहाँ से आप ले लो, इस कॉलम में से आपने ले लिया ए और यहाँ से आपने ले लिया बी, अब ये तो आपने प्रूव ही कर दिया कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, और वही हमने यहाँ पे जनरल फॉर्म लिखी है जो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया, ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी मोड एन, सो दैट मीन्स आपकी ए एन की जीसीडी 1 के इक्वल तभी होगी जब बी एन की जीसीडी 1 के इक्वल हो। जैसे यहाँ पे 2 और 5 इनकी जीसीडी 1 के इक्वल है, तभी आपकी 7 और 5 की जीसीडी 1 के इक्वल होगी, क्लियर ना। तो वही हमने यहाँ पे जनरली लिखा है। सो दिस इंप्लाइज दैट जो आपका ये कॉलम हमने एपी के फॉर्म में यहाँ पे लिया था, ये एन के साथ कोप्राइम होगा इस सेट से, क्योंकि ये तो आपस में जो है वो कोप्राइम नहीं है, तो इसी सेट से कोप्राइम होगा। पर इस सेट में भी आपके क्या होंगे, कुछ नंबर्स ऐसे होंगे जो कि एन के साथ कोप्राइम नहीं होंगे। जैसे यहाँ पे आपका एन 5 है, सो आपका यहाँ पे 5 नहीं होगा, कोप्राइम 5 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 5 और 5 इनका जीसीडी 1 के इक्वल आएगा, नहीं आएगा। इसी तरीके से 5 का और मल्टीपल कौन सा है आपका यहाँ पे, और कौन सा मल्टीपल है 5 का, जैसे यहाँ पे ये है 20, ये भी नहीं होगा, ठीक है ना। और तो नहीं है यहाँ पे 5 10 नहीं है, ठीक है। तो इनमें से ये एलिमेंट्स आपको कट कर देने हैं, आपके 5n नंबर्स होंगे जो कि n के साथ कोप्राइम होंगे, क्योंकि जो 5 के मल्टीपल होंगे वो तो कोप्राइम होंगे ही नहीं ना 5 के साथ, क्लियर। तो अब देखो हमने देख लिया कि आपके 5m कॉलम्स थे जो कि m के साथ कोप्राइम थे, और 5n कॉलम्स थे जो n के साथ कोप्राइम थे। अब हमें तो क्या देखना है, फाई ऑफ mn देखना है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कि किस तरीके से ये कोप्राइम होंगे या क्या होंगे। तो फाई ऑफ एम एन मतलब हमें देखने हैं ऐसे नंबर्स जो कि दोनों के साथ कोप्राइम हो, फाई ऑफ एम के साथ भी और फाई ऑफ एन के साथ भी। तो टोटल निकालने के लिए कि एम और एन के साथ कौन से नंबर्स कोप्राइम है, हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ये एम के लिए ये निकला है, एन के लिए ये निकला है, तो इनको आप क्या कर दोगे यहाँ पे मल्टीप्लाई फाई ऑफ एम मल्टीप्लाई फाई ऑफ एन। तो इसी के साथ हमारा प्रूव होता है कि फाई ऑफ एम एन आपका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। और ये जो फॉर्म दी थी हमने इस फॉर्म में भी इसको एक्सप्रेस कर दिया है। तो कोई भी इंटीजर अगर आपका m और n के साथ कोप्राइम होता है, m और n दोनों के साथ कोप्राइम होता है, तो उनके प्रोडक्ट के साथ भी वो इंटीजर कोप्राइम होगा, ठीक है। तो वही आइलर फंक्शन की डेफिनेशन से हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर्स जो कि mn के साथ कोप्राइम हो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई ऑफ mn। तो ये होता है आपका यहाँ पे थ्योरम प्रूव कि आइलर्स फंक्शन इज अ मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन। देखो ये ना समझने वाला है, मतलब थ्योरेटिकल है, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ न्यूमेरिकली यहाँ पे सॉल्व करना है या फिर कुछ कंडीशंस लगा के आपने फटाफट से सॉल्व कर दिया। इसमें है समझने वाली चीज जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल से जितना हो सकता था समझाई है। बाकी आप इसको प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस के तो आपको ऐसा नहीं है कि वीडियो देखने से समझ में आ जाएगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, कॉपी पेन लो, प्रैक्टिस करो, 1 या 2 टाइम्स करोगे आपको पक्का क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट थ्योरम। थ्योरम नंबर 3 इसकी स्टेटमेंट हम यहीं से देख लेते हैं। इसमें आपको गिवन है इफ द इंटीजर n ग्रेटर देन 1, यहाँ पे जो इंटीजर होंगे आपके वो होंगे ग्रेटर देन 1, हैज द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब ये n आपके पास इंटीजर है जो कि ग्रेटर देन 1 है, तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन आप इस फॉर्म में कर सकते हो, ठीक है। और देन यू हैव टू प्रूव दैट फाई ऑफ n इज दिस। इन दो फॉर्म्स में आपको फाई ऑफ n को प्रूव करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसका प्रूफ। थ्योरम नंबर 3 में ये फॉर्म तो आपको गिवन ही थी, ठीक है, एन आपको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिया हुआ था थ्योरम की स्टेटमेंट में ही। तो अगर आप यहाँ से देखें ये फॉर्म हमने लेट कर लिया, लेट n इज इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब आप अगर देखो यहाँ पे तो p1 रेज़ टू पावर k1, अब p1 p2 अप टू pr ये सारे के सारे क्या हैं आपके प्राइम्स, और k1 k2 अप टू kr ये हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, क्लियर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर का जीसीडी जब आप निकालोगे तो वो आएगा 1 के इक्वल। तो ये सारे के सारे आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो यहाँ पे p1 रेज़ टू पावर k1, क्लियर, p2 रेज़ टू पावर k2, p3 रेज़ टू पावर k3, p4 रेज़ टू पावर k4 अप टू कहाँ तक है pr रेज़ टू पावर kr। इन सभी का जो जीसीडी हो जाएगा वो हो जाएगा 1। अब यहाँ पे हमें प्रूव क्या करना है, फाई ऑफ n, इसी को ये मैं अलग अलग फॉर्म में प्रूव करना है। तो यहाँ पे देखो फाई n की वैल्यू जो भी है हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो p1 रेज़ टू पावर k1 मल्टीप्लाई p2 रेज़ टू पावर k2 अप टू कहाँ तक है pr रेज़ टू पावर kr। ये हमने क्या कर दिया, n की जो वैल्यू है यहाँ पे गिवन है वो हमने यहाँ पे पुट कर दी, क्लियर। अब जैसा कि हमने अभी प्रीवियस थ्योरम नंबर 2 प्रूव किया कि फाई आपका मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होता है, तो उसका यूज करके मान लीजिए क्या होता है, फाई mn होता है ना,
m आप ये ले लो और जो भी बचे हुए टर्म्स आपके पास उसे आप ले लो n। तो आप किस फॉर्म में लिख सकते हो, देखो फाइव ऑफ एम एन इज इक्वल टू फाइव ऑफ एम मल्टीप्लाई फाइव ऑफ एन। तो फाइव ऑफ एम, एम आपका ये है तो आप लिख दोगे यहाँ पे p1 रेज टू पावर k1 और फिर मल्टीप्लाई फाइव ऑफ एन। अब फाइव ऑफ एन जो भी बचे हुए टर्म्स है तो इन्हें आप लिख दो p2 रेज टू पावर k2, p3 रेज टू पावर k3 अप टू pr रेज टू पावर kr। तो ये आपने लगाया यहाँ पे क्या कि 5 मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, थ्योरम नंबर 2 आपने यहाँ पे यूज किया है। तो आप यहाँ पे लिख दोगे बिकॉज फाइव ऑफ एम एन किसके इक्वल होता है, फाइव ऑफ एम मल्टीप्लाई फाइव ऑफ एन। और हाँ आपके पास एक और कंडीशन थी यहाँ पे कि m और n का जीसीडी 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो हमने देख ही लिया जितने भी प्राइम्स हैं उन सभी का ही जीसीडी आपका 1 है, ठीक है ना। तो आप ये लिख सकते हो। अब नेक्स्ट ये आ गया आपके पास। अब इस पे आप अगेन ये वाली जो थ्योरम नंबर 2 है मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन वाली वो आप अगेन पुट कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस टाइम पे आप क्या लोगे, m ये ले लो और जो बची हुई टर्म्स हैं उन्हें आप ले लो n। तो अगेन आप उसको लिख सकते हो फाइव ऑफ एम एन की फॉर्म में। और अगेन एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि एम एन आपका 1 के इक्वल है। तो ये तो हमने यहीं पे दिखा दिया कि जितने भी प्राइम्स हैं उनका जीसीडी आपका 1 के इक्वल है, मतलब एम एन नहीं, एम एन का जीसीडी 1 के इक्वल है। तो वो हमने यहाँ पे ऑलरेडी शो कर रखा है। तो अब आप इसको कैसे लिख सकते हो, यहाँ पे हो जाएगा फाइव ऑफ एन, फाइव ऑफ p1 रेज टू पावर k1 एज इट इज। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में आपने इसको ले लिया m और ये जो बचा हुआ है इसको ले लिया n। तो आप कैसे लिख सकते हो, फाइव ऑफ m मल्टीप्लाई फाइव ऑफ n। तो फाइव ऑफ m मतलब p2 रेज टू पावर k2 मल्टीप्लाई फाइव ऑफ n जो भी बची हुई टर्म्स है p3 रेज टू पावर k3, p4 रेज टू पावर k4 अप टू pr रेज टू पावर kr। अब अगेन आप ना इसी तरीके से मतलब प्रोसीड करते रहेंगे। अब इसको आप ले लेना m और जो बची हुई टर्म्स है p4 रेज टू पावर k4 है ना अप टू pr रेज टू पावर kr, इन्हें आप ले लेना n। तो फिर आप ऐसे करते करते जब आप सेपरेटली इनको लिखोगे मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन आप जो है वो अप्लाई करोगे तो फिर किस तरीके से हो जाएगा, फाइव n इज इक्वल्स टू, देखो फाइव p1 रेज टू पावर k1, फाइव p1 रेज टू पावर k1, फाइव p2 रेज टू पावर k2। मतलब आप इनको ना सेपरेटली लिख पाओगे अप टू यहाँ तक। आप जब सॉल्व कर लोगे तो फाइव pr रेज टू पावर kr आप इस फॉर्म में लिख सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि हमने थ्योरम नंबर 1 में एक फॉर्म पढ़ी थी, वो क्या था, थ्योरम नंबर 1 में हमने क्या था कि फाइव p रेज टू पावर k, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा था, वैसे तो 3-4 फॉर्म्स थी इसकी, एक फॉर्म हम यहाँ पे जो यूज करेंगे वो मैं बता देती हूँ, p रेज टू पावर k 1 माइनस 1/p। और यही चीज जो है हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्लियर। तो यहाँ पे आपका फाइव ऑफ n इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ पे क्या है, फाइव p1 रेज टू पावर k1। तो अब यहाँ पे लगा लो आप p1 है और यहाँ पे k1 है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p1 k1, क्योंकि p के प्लेस पे p1 है, k के प्लेस पे k1 है। यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें इसको तो p1 रेज टू पावर k1 1 माइनस 1 बाई, वहाँ पे p है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p1। सेम आप यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई में, ये सारे मल्टीप्लाई में है, फाइव p2 रेज टू पावर k2, तो p2 रेज टू पावर k2 1 माइनस 1/p2, ठीक है। इसी तरीके से जो p3 वाली टर्म p4 अप टू यहाँ तक लगाएंगे हम pr रेज टू पावर kr। तो pr रेज टू पावर kr पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे pr रेज टू पावर kr 1 माइनस 1/pr, इस तरीके से हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी ये पार वाली टर्म है और जो भी ब्रैकेट वाली टर्म्स है उनको सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी पार वाली टर्म है वो कौन सी है, p1 रेज टू पावर k1 देन p2 रेज टू पावर k2 अप टू pr रेज टू पावर kr। ये जितने भी ये पावर वाली टर्म्स थी आपने इकट्ठी कर लिया, ब्रैकेट वाली टर्म्स ले लो, 1 माइनस 1/p1 फिर 1 माइनस 1/p2 अप टू 1 माइनस 1/pr। ये आपकी क्या है, सारी ब्रैकेट वाली टर्म्स है, ठीक है। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो यहाँ पे ये जो वैल्यू है आपकी ये किसकी है, इसको हमने n के इक्वल लेट किया था तो इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो n। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका फाइव ऑफ n इज इक्वल्स टू, इसके प्लेस पे आप क्या लिख दोगे n। और ये बची हुई आपकी जो भी ब्रैकेट वाली टर्म्स है इनको आप जनरलाइज कर लो। अब जनरलाइज करने के लिए आपको पता होना चाहिए यहाँ पे जो हमारा ये होता है पाई, इसे हम मल्टीप्लीकेशन, मतलब इसका मतलब ये होता है मल्टीप्लीकेशन। जैसे हम पढ़ते हैं ना यहाँ पे समीशन, समीशन का मतलब क्या होता है, एडिशन, काफी सारे टर्म्स को जनरलाइज करके ऐड कर देना। वही यहाँ पे पाई का मतलब है आपका मल्टीप्लीकेशन, क्लियर। तो अब ये जितनी भी टर्म्स है ना हम इनको जनरलाइज कर देंगे। चेंज क्या हो रहा है इनमें, 1 2 3 अप टू r तक जा रही है। तो हम यहाँ पे जनरलाइज करके लिखेंगे 1 माइनस 1/p i ले लेंगे और यहाँ पे हम बता देंगे कि i गोज फ्रॉम 1 टू r। ये 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जा रहा है, i r तक जा रहा है। तो यही तो आपको प्रूव करना था, क्लियर। तो ये फॉर्म्स आपको प्रूव करनी थी, ठीक है। फॉर्म तो आपकी बल्कि यहीं पे प्रूव हो गई कि n
और 1 - 1/P1 1 - 1/P2 और 1 - 1/PR, यहाँ तक आपको प्रूव करना था। ये आपने जनरलाइज करके इसको लिख दिया। एक और आपको रिमार्क में दिया हुआ है कि हम किस तरीके से फॉर्म को लिख सकते हैं। अब जैसे ये आपका फाई ऑफ एन है, यहाँ पे फाई ऑफ एन, अब कैसे लिख सकते हो आप इसको और थोड़ा अगर जनरलाइज करो, यहाँ पे P1 रेज टू पावर K1, यहाँ से देख लो, बल्कि यहाँ से ज्यादा क्लियर होगा। P1 रेज टू पावर K1 और यहाँ पे ये जस्ट मैं यहाँ से आपको समझा रही हूँ, जो रिमार्क वाली फॉर्म है। अब आप क्या करोगे, इनको ना आपको ऐसा नहीं करना कि पावर वाली टर्म्स आप सेपरेट कर लो, ब्रैकेट वाली सेपरेट, ऐसे ही रखो। P1 रेज टू पावर K1, ये जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है ना, इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा P1 और यहाँ पे P1 - 1। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म क्या है आपकी P2 रेज टू पावर K2, इस टर्म का भी एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा P2 और यहाँ पे P2 - 1 अप टू PR रेज टू पावर KR, यहाँ पे एलसीएम लोगे तो PR आ जाएगा और 1 नहीं PR - 1, ये फॉर्म आ जाएगी। अब आप क्या करो, यहाँ से जो भी आपकी डिनोमिनेटर है, जैसे P1 रेज टू पावर K1 है और डिवाइड में P1, तो जब ये P1 ऊपर जाएगा तो पावर माइनस होके क्या हो जाएगा, P1 रेज टू पावर K1 तो था ही, और इसकी पावर 1 माइनस में चली जाएगी तो -1 है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका, ये बचेगा P1 - 1, यहाँ पे P1 - 1। अब P2 रेज टू पावर K2 तो है ही, अब ये P2 की पावर 1 जब ऊपर जाएगी तो -1 है ना। फिर आपका बचेगा यहाँ से P2 - 1 अब टू PR में अगर हम करें तो PR रेज टू पावर KR -1 और यहाँ से PR -1। अब आप क्या करोगे, जो भी ये पावर वाली टर्म्स है, अब इनको सेपरेट कर लो, तो P1 रेज टू पावर K1 -1, यहाँ से P2 रेज टू पावर K2 -1, P3 रेज टू पावर K3 -1 अप टू PR रेज टू पावर KR -1 है ना। और जो ब्रैकेट वाली टर्म्स है आपकी P1 - 1 देन P2 - 1 अप टू PR -1। तो ये हो गई आपकी रिमार्क वाली जो फॉर्म दी हुई है, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये मैंने आपको बता दिया, कहीं पे एग्जाम्पल में या फिर क्वेश्चन में यूज होने लगे तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू थ्योरम 4। थ्योरम नंबर 4 की स्टेटमेंट देखिए, For n is greater than 2, you have to prove that phi of n is an even integer। मतलब आइलर फंक्शन जो होगा n का वो इवन इंटीजर होगा कब, जब n 2 से बड़ा हो, ग्रेटर देन 2 हो। तो यहाँ पे आपके दो केस बनते हैं, तो दो केस हम बनाएंगे, यहाँ पे केस 1 और यहाँ पे केस 2। पहला केस आपका बनता है जब n आपका किस फॉर्म में हो, मतलब 2 रेज टू पावर की फॉर्म में हो, समथिंग 2 रेज टू पावर कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लेट करके चलेंगे n को किस फॉर्म में, n इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर k, और यहाँ पे आपका k जो होगा वो होगा ग्रेटर देन 1। ये आपका केस 1 है। पहले हम केस 1 जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद केस 2 पे चलेंगे। तो देखो यहाँ पे आपने n को लेट कर लिया 2 की पावर में, तो 2 रेज टू पावर k वेयर k इज ग्रेटर देन 1। तो अब हम निकालते हैं यहाँ पे आइलर फंक्शन ऑफ n। तो फाई ऑफ n, फाई n के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे, 2 रेज टू पावर k जो वैल्यू आप लेट करके चले यहाँ पे वो। अब आप क्या करो, यहाँ पे जैसे कि हमने पढ़ा था थ्योरम नंबर 1, उसमें वही फॉर्म यूज करनी है, p रेज टू पावर k पढ़ा था। तो आप क्या कर सकते हो, p रेज टू फाई ऑफ p रेज टू पावर k के प्लेस पे आप लिखोगे p रेज टू पावर k मल्टीप्लाई 1 - 1/p। तो यहाँ पे p रेज टू पावर k आप क्या है आपका 2 रेज टू पावर k 1 - 1/p एंड p इज 2। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, यहाँ से 2 रेज टू पावर k 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 1/2। 1 में से हाफ माइनस करोगे हाफ बचेगा। अब यहाँ से 2 रेज टू पावर k और यहाँ पे 2 रेज टू पावर 1, जब इसको 2 रेज टू पावर 1 को हम न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर k - 1। तो फाई ऑफ n इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर k - 1, क्योंकि k क्या है ग्रेटर देन 1। तो ये जो 2 रेज टू पावर k - 1 आएगा, ये आपके पास हमेशा क्या आएगा इवन, ठीक है। तो फर्स्ट केस तो आपका प्रूव हो गया। दिस इंप्लाइज फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू, जो भी आपके पास ये आया 2 रेज टू पावर k - 1, ये हमेशा क्या होगा इवन इंटीजर, इज एन इवन इंटीजर, जो कि हमें प्रूव करना था थ्योरम नंबर 4 में, यही प्रूव करना था, ठीक है। और ये कब के लिए, जब n आपका क्या हो ग्रेटर देन 2। क्लियर। केस 2 में अब हम लेके चलते हैं जब n 2 की पावर नहीं है, व्हेन n इज नॉट अ पावर ऑफ 2। अब देखो जब लिख लेते हैं हम यहाँ पे n इज नॉट अ पावर ऑफ 2, n 2 की पावर नहीं है अब यहाँ पे। अब जब n 2 की पावर नहीं है तो n जो है वो किसी भी ऑड प्राइम नंबर से डिविजिबल हो सकता है, क्योंकि वो 2 के इवन की तो है ही नहीं, 2 की पावर में तो है नहीं, तो दैट मीन्स वो ऑड नंबर से इजीली डिविजिबल हो सकता है। क्लियर। सो दैट मीन्स n को हम
मल्टीपल लिख सकते हैं ऑड प्राइम नंबर का। तो ऑड प्राइम नंबर ले लिया आपने p रेज टू पावर k और उसका मल्टीपल ले लो आप m। तो m कैन बी एक्सप्रेस्ड एज मल्टीपल ऑफ दिस ऑड प्राइम नंबर, जहां पे अब देखो ये जो केस 1 में आपको ये कंडीशन याद रखनी थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये कंडीशन याद है, पूरा केस आप सॉल्व कर सकते हो। केस 2 में आपको जो कंडीशन याद रखनी है वो मैं बता रही हूँ यहाँ पे, k जो है आपका यहाँ पे वो ग्रेटर देन या फिर 1 के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे n जो है 2 की पावर तो है नहीं कि k भी आपको क्या लेना है, पॉजिटिव मतलब इवन में ही लेना है। अब यहाँ पे आपने लिया था k ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स 2 इस टाइप में। अब यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, ऑड है तो आप 1 के इक्वल भी इसको ले सकते हो, ये आपको चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका p रेज टू पावर k मतलब जो भी आपका यहाँ पे ऑड नंबर है और जो भी आपने मल्टीपल लिया है इसका जीसीडी होगा 1। तो अब हम वही यहाँ पे जैसे फाई ऑफ n निकालता है आइलर्स फंक्शन ऑफ n, वही हम निकालते हैं यहाँ पे फाई ऑफ n। अब n की वैल्यू पुट करो, तो फाई n की वैल्यू क्या है, p रेज टू पावर k इंटू m पुट करा हमने। अब वही यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेटिव जो हमने पढ़ा था थ्योरम नंबर 2 में कि फाई आपका मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन होता है, आयलर फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन होता है। तो यहाँ पे ये m है आपका, ये n है, तो फाई ऑफ mn को आप कैसे लिख सकते हो, फाई ऑफ m इंटू फाई ऑफ n। तो फाई ऑफ m है आपका p रेज टू पावर k इंटू में फाई ऑफ n है आपका m, तो फाई ऑफ m ये आपने यहाँ पे यूज करा है आइलर्स फंक्शन। तो आप लिख देंगे यहाँ पे बिकॉज आइलर्स फंक्शन इज अ मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। तो फाई ऑफ n इज इक्वल्स टू, अब फाई रेज टू पावर पी के, इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हैं, थ्योरम नंबर 1 का यूज करें तो फाई ऑफ पी के को p रेज टू पावर k 1 माइनस 1 बाई पी, तो इसके प्लेस पे आपने ये लिख दिया। फाई ऑफ m आपका क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब आप ध्यान से देखो, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, तो p रेज टू पावर k और यहाँ से हो जाएगा आपका एलसीएम p आएगा और यहाँ पे होगा p माइनस 1 और यहाँ पे फाई m। अब ये p है, इसको अगर आप इसके साथ कंबाइन करो तो इसकी पावर ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा p रेज टू पावर k माइनस 1, यहाँ से p माइनस 1 और यहाँ से आपका फाई m। अब इस p माइनस 1 को हम थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, बस आपका प्रूव हो जाएगा वहीं पे, ये फाई ऑफ n की वैल्यू है, ठीक है, वहीं पे ये आपका प्रूव हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे p माइनस 1, अब p आपका क्या है, ऑड नंबर है, तो उसमें से जब आप 1 माइनस कर दोगे तो ऑब्वियसली वो इवन तो बनेगा ही। कोई भी आप ऑड नंबर ले लो, 21 ले लो, इसमें से 1 माइनस करते हुए यहाँ पे इवन नंबर बन रहा है, तो p में से जैसे ही 1 माइनस करोगे आपका इवन नंबर बनेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि p क्या है हमारे पास, p इज ऑड नंबर भी और प्राइम भी है, p इज ऑड प्राइम नंबर, ठीक है। सो दैट मीन्स जैसे ही हम p माइनस 1 करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक इवन नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इवन नंबर। दिस इंप्लाइज p माइनस 1 इज इवन नंबर। तो p माइनस 1 जब इवन नंबर है तो हम लिख सकते हैं p माइनस 1 को सम मल्टीपल ऑफ 2, और वो आपने ले लिया मल्टीपल यहाँ पे t, तो p माइनस 1 को लिख लिया आपने 2t के इक्वल। क्लियर ना। अब यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करो, तो फाई n इज इक्वल्स टू p माइनस 1 के प्लेस पे 2t बचेगा आपका p रेज टू पावर k माइनस 1 एंड फाई m। अब ये जितनी भी क्वांटिटी है इसके मल्टीप्लाई में आपने 2 कर दिया। अब चाहे फिर ये ऑड हो या इवन हो, 2 से मल्टीप्लाई करते ही ये जो भी टर्म है आपकी ये क्या बन जाएगी, इवन, ठीक है। और यही तो हमें प्रूव करना था। सो दैट मीन्स फाई ऑफ n इज इवन वेन एवर n इज ग्रेटर देन 2। यही आपको प्रूव करना था कि n इज ग्रेटर देन 2 के लिए आपका फाई ऑफ n क्या होगा, इवन इंटीजर। तो आपने केस 1 और केस 2 दोनों में प्रूव कर दिया। केस 2 में थोड़े से हमें एक्स्ट्रा कुछ थ्योरम्स यूज करनी पड़ी, बट वही जो मेन कंडीशन है वो मैंने आपको बता दिया। इसमें आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है केस 1 में, और केस 2 में आपको ये कंडीशन, मतलब आपको k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेना है, लेस देन जो भी है वो आपको याद रखना है, तो आप ये इजिली जो है प्रूव कर पाएंगे, ठीक है। So this completes your theorem number 4. Let's move on to theorem 5. देखिए theorem 5 में आपको क्या given है, let m and n be positive integers, m और n आपके पास positive integers हैं, if every prime divisor of n is a prime divisor of n, means n का जो भी prime divisor है but कैसा prime, वो m का भी prime divisor है, then you have to prove that phi of mn is equals to n phi m also in particular, और आपको ये भी prove करना है कि phi of m square is equals to m phi m। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे ये m n सेपरेट है, यहाँ पे अलग अलग है, और यहाँ पे m और n दोनों आपके इक्वल हो गए, तो देखो m और n इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे m इंटू m m स्क्वायर लिख सकते हो, और n के प्लेस में यहाँ पे m phi m, बस इतना सा डिफरेंस है। तो देखो आप अगर ये कंडीशन ले आते हो तो ये तो आप इजीली m इज इक्वल्स टू n करके कर सकते हो। तो करेंगे कैसे इसको, सबसे पहले ये दो फॉर्म आपको यहाँ पे लेके चलनी पड़ेगी, आपको ध्यान रखनी है।
वैसे तो बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक हम ये लिख सकते हैं, एन को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, पावर्स की फॉर्म में, जहां पे आपके ये P1 P2 ये सारे के सारे आपके प्राइम्स हैं, डिफरेंट प्राइम्स हैं, और A1 A2 AR ये सारी पावर्स हैं आपकी, बट कैसी, पॉजिटिव पावर्स, मतलब नेगेटिव नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। क्लियर। अब M को भी आपने इसी फॉर्म में ले लिया, तो M की थोड़ी सी डिफरेंट फॉर्म है। अब जैसे P1 रेज टू पावर B1 B2 ये प्राइम तो आपने सेम ले लिए, पावर्स इनकी डिफरेंट है। क्लियर। और मल्टीप्लाई ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक और फॉर्म आपको लेके चलनी है, क्यों लेके चलनी है वो अभी हम आगे सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो Q1 रेज टू पावर C1, Q2 रेज टू पावर C2, QT रेज टू पावर CT। अभी आपको वही बता रखा है जो हमारा होता है कि PI QI, मतलब जो भी आपके प्राइम है यहाँ पे, PI मतलब P1 से PR सभी आ गए आपके, QI मीन्स Q1 से QT सभी जो भी प्राइम्स हैं वो आपके डिस्टिंक्ट है, मतलब डिफरेंट है। और जो भी पावर्स है ना, जैसे आपकी A1 से AR मतलब AI BI CI जो भी ABC आपकी जो भी पावर्स हैं वो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पे प्रूव करते हैं। प्रूव क्या करना है आपको, फाई ऑफ mn, तो इसी की ही वैल्यू हम निकालेंगे फाई ऑफ mn की, और इसको इस फॉर्म में लेके आएंगे n फाई m की फॉर्म में। क्लियर। तो फाई ऑफ mn देखो, अब फाई, ठीक है, फाई लिख लिया आपने, mn के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, आपके पास m भी है n भी है, तो इनकी वैल्यू पुट कर दो। तो m क्या है देखो आपके पास, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो P1 रेज टू पावर A1 एंड P1 रेज टू पावर B1 दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो बेस तो आपका सेम है, P1 पावर प्लस हो जाएंगी A1 प्लस B1, तो यहाँ पे आ गया P1 रेज टू पावर A1 प्लस B1। अब चलते हैं P2 पे, P2 में भी दोनों के बेस सेम है, A2 प्लस B2 पावर प्लस हो जाएंगी, तो P2 रेज टू पावर A2 प्लस B2। नेक्स्ट आपका वही P3 रेज टू पावर A3 प्लस B3, अब तो कहाँ तक जाएगा, PR रेज टू पावर AR प्लस BR, इसमें भी दोनों के बेस सेम है, पावर प्लस हो जाएंगी, तो PR रेज टू पावर AR प्लस BR। ये रह गई है बाकी अलग टर्म्स, इसमें कोई भी ऐसा नहीं कि पावर सेम है या फिर, तो इसको आप सेपरेट लिखेंगे सेम एज इट इज, मल्टीप्लाई कर देंगे जस्ट, क्योंकि m और n को मल्टीप्लाई तो करना था हमें। क्लियर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे यूज होगा आपका थ्योरम नंबर 1, जो कि ऑलमोस्ट सभी थ्योरम्स में यूज हुआ है, तो उसकी फॉर्म आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। और जो फॉर्म यूज हो रही है वो तो आपको पक्का याद ही रखनी है, वैसे 3 या 4 फॉर्म्स हैं, आपको कौन सी फॉर्म याद रखनी है। थ्योरम 1 में क्या था, 5 रेज टू पावर 5 P रेज टू पावर K, इसको आप किस फॉर्म में लिख पा रहे थे, P रेज टू पावर K मल्टीप्लाई 1 माइनस 1 बाई P, इस फॉर्म में, तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब है आपका 5 रेज टू पावर 5 P1 रेज टू पावर A1 प्लस B1, ठीक है। अब मैं आपको एक यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, फिर आप अपने आप कर लेना। जैसे यहाँ पे है 5 P1 रेज टू पावर A1 प्लस B1, इसमें अब हम थ्योरम नंबर 1 अप्लाई करते हैं, तो P रेज टू पावर K मतलब पहले तो ये सेम ही आ जाएगा, P1 रेज टू पावर A1 प्लस B1, फिर होता है आपका 1 माइनस 1 बाई P, तो 1 माइनस 1 बाई P के प्लेस पे आपका P1 ये आ जाएगा। अब देखो P1 रेज टू पावर A1 प्लस B1, इसको आप कैसे लिख सकते हो, P1 रेज टू पावर A1 मल्टीप्लाई P1 रेज टू पावर B1, बेस सेम थे तभी तो पावर प्लस होकर A1 प्लस B1 हुआ था, और 1 माइनस 1 बाई P1 आपका एज इट इज, ऐसे आप लिख सकते हो, ठीक है। अब P1 रेज टू पावर A1 ये किसमें है आपका n में, और P1 रेज टू पावर B1 ये किसमें है आपका m में, ठीक है। तो अब जैसे जैसे आप ये करते चलोगे, अब ये कंप्लीट m और n तो है नहीं, सिर्फ इनकी एक टर्म है, एक टर्म n की एक टर्म m की, जब आप इसको इन सभी को r के लिए इन सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या होगा, कंप्लीट n और कंप्लीट m आ जाएगा। करके देखना आप, जैसे मैंने एक सॉल्व करा है आप ऐसे करके देखना, आपके पास कंप्लीट m और कंप्लीट n आ जाएगा। तो mn को तो हम साइड में, क्योंकि सारी m और n की वैल्यूज, अब जैसे यहाँ पे बना है P1 रेज टू पावर A1 P1 रेज टू पावर B1, नेक्स्ट में बनेगा P2 रेज टू पावर A2 P2 रेज टू पावर B2 इस फॉर्म में, नेक्स्ट P3 रेज टू पावर A3 P3 रेज टू पावर B3, ऐसे। तो n और m जो है आपका कंप्लीट बन जाएगा यहाँ से, तो आप n और m एक साइड लिख देंगे, उनकी वैल्यूज को इकट्ठा करके m और n लिख देंगे। बचेगा क्या आपके पास, देखो यहाँ से बचा है 1 माइनस 1 बाई P1, नेक्स्ट से बचेगा 1 माइनस 1 बाई P2, फिर 1 माइनस 1 बाई P3, ऐसे ही 1 माइनस 1 बाई PR, ये तो हो गई यहाँ तक। अब Q वाले पे चले तो वहां से क्या बचेगा 1 माइनस 1 बाई Q1, ऐसे ही 1 माइनस 1 बाई Q2, अब तो ये QT तक है तो 1 माइनस 1 बाई QT, ये फॉर्म्स आपकी बचेंगी। अब आप ये देखो हमें फॉर्म किस फॉर्म में प्रूव करना है, n फाई m की फॉर्म में आपको प्रूव करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से n को तो सेपरेट ही रख लेंगे, क्लियर ना, n को हमें क्या करना है, सेपरेट रखना है, तो n आपने सेपरेट रख लिया, m को इनके साथ मर्ज कर दिया, ठीक है। अब आप अगर इस फॉर्म को ध्यान से इसको
इस फॉर्म को अगर ध्यान से देखो तो हमने किया था अपना थ्योरम नंबर 3, उसमें ये फॉर्म n की फॉर्म में थी, मतलब उसमें किस टाइप से था। थ्योरम नंबर 3 में अगर हम देखें तो n 1 माइनस 1/p1, फिर 1 माइनस 1/p2, बस m के प्लेस पे n था, बाकी पूरी फॉर्म सेम थी। तो उसको हमने किसके इक्वल प्रूव किया था, फाई ऑफ n के इक्वल, क्योंकि वहां पे n था, यहाँ पे m है, तो ये पूरी टर्म किसके इक्वल आ जाएगी, फाई ऑफ m के इक्वल। और ये हम निकाल क्या रहे थे, आपका फाई ऑफ mn, ये निकाल रहे थे हम यहाँ पे। तो अब देखो फाई ऑफ mn आपका किसके इक्वल आ गया है, n इंटू फाई ऑफ m के इक्वल, और यही आपको प्रूव करना था। नेक्स्ट आपको जो दिया हुआ है वो मैंने आपको पहले बता दिया था, n इज इक्वल टू m पुट कर दो, तो आपका यहाँ पे देखो m इंटू m कितना हो जाएगा, m स्क्वायर, और यहाँ पे n के प्लेस पे भी m पुट करोगे तो m फाई m। दिस कंप्लीट्स योर थ्योरम नंबर 5। इसके बाद स्टार्ट होते हैं आपके एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। क्लियर, एग्जाम्पल्स भी आपके इन्हीं थ्योरम्स पर बेस्ड है, तो इनके आप रिजल्ट तो पक्का याद कर ही लेना और प्रैक्टिस भी कर लेना, जिससे आपको क्लियर हो जाए बिल्कुल। ठीक है, सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1 के एग्जाम्पल्स। सो इफ यू हैव एनी डाउट इन दिस लेक्चर और प्रीवियस लेक्चर्स, यू कैन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, and if you like this lecture, please hit the like button, share and subscribe. Stay tuned.